मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, लिसन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल जो है स्टडी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ये डेरिवेशन आपको कराया गया था, जिसमें फार्मूला हमने डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी EV इज इक्वल टू 1/2 LI0 स्क्वायर, वेयर I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। याद होगा, ये आपको बताया गया था स्टेप। देखिए, EV इज इक्वल टू 1/2 LI0 स्क्वायर, ये फार्मूला डिराइव किए थे हम, और हेडिंग लिखा गया था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ओके, यू नो दैट इन द इंडक्टर the electric current is passing through the inductor, then electric current conserved into the inductor in electrical energy, and that electrical energy in the form of the potential energy V is equal to 1/2 LI0 square. But minded you that this electrical energy conserved into the magnetic energy into the inductor. रियल में ये पोटेंशियल एनर्जी जो इंडक्टर में होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में नहीं होता है। दैट एनर्जी कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, ये एनर्जी सीधे मैग्नेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। किसमें? इंडक्टर में। तो अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, तो यू कैन से दैट this energy conserved into the inductor in the form of the magnetic energy 1/2 LI0 का स्क्वायर, यानी यही फार्मूला जो है मैग्नेटिक एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी हुआ U इज इक्वल टू 1/2 LI0 का स्क्वायर। लेकिन ये पूरा सिस्टम हम जो है इंडक्टर को लेकर के चल रहे हैं, और दैट इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द सोलेनॉइड, वो इंडक्टर किस फॉर्म में है? सोलेनॉइड के रूप में है। क्योंकि आपको बताया गया होगा इंडक्टर सोलेनॉइड का डेफिनेशन, व्हेन द इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न इन द शेप ऑफ द सिलेंडर इन सच ए वे दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, देन द सिस्टम इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। तो दैट कॉइल टू फॉर्म इन सोलेनॉइड, इट मींस यू नो दैट the magnetic field inside the solenoid, you know that B is equal to μ0 N I। आपने ये फार्मूला स्टडी किया होगा, आपको बताया भी गया है, ठीक है। आप बताइए कि अगर यहां से हम I का मतलब कि I0 ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर करंट I0 लिया है। I0 का अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो B/μ0 N हो जाएगा I0 का वैल्यू। साथ ही साथ याद करिए, आपको एक डेरिवेशन कराया गया था कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड, याद करिए हमने कल या नेक्स्ट टर्म पर डिराइव कराए होंगे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड L इज इक्वल टू μ0 N I। याद है आप लोगों को फार्मूला? क्या आपको बताया गया था? कोफिशिएंट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सोलेनॉइड μ0 N स्क्वायर। याद करिए, ये फार्मूला आपको डिराइव कराया गया होगा, μ0 N स्क्वायर AL, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये फार्मूला आपको बताया गया था। अब बताइए कि ये ऑलरेडी आपको फार्मूला बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड B इक्वल टू μ0 N I होता है, जो फार्मूला ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। साथ ही साथ ये भी फार्मूला डिराइव कराया गया है, तो इस फार्मूला से हमने I0 वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये फार्मूला भी आपको डिराइव कराया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड L इज इक्वल टू μ0 N स्क्वायर AL। इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेटिक
एनर्जी में ले जाकर के पुट कर देते हैं। जब पुट कर देंगे तो यूएम इज इक्वल टू 1/2 यल की जगह यू कैन पुट म्यू जीरो एन स्क्वायर एल एंड आई जीरो का स्क्वायर का मतलब कि इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, वो एक म्यू से एक म्यू आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वैल्यू आपको मिला, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यूएम इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल अपान 2 म्यू। देखिए सॉल्व करने पर ये मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला निकला इन द सोलेनोइड में। अब हम यहां पर एक लाइन लिख दे रहे हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड। चलिए यही हमने सिंबल लिखा लेकिन इसके ऊपर मैंने बार दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द सोलेनोइड है, तो इसको निकालने का मतलब कि इसमें हम वॉल्यूम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको फाइंड आउट होगा। तो ये हो जाएगा वैल्यू बी स्क्वायर एल अपान 2 म्यू जीरो आई है वैल्यू म्यू जीरो, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसमें हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और वॉल्यूम निकालने का मतलब कि सोलेनोइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका मतलब कि वॉल्यूम का मतलब हुआ ए इनटू एल, ये एल से एल आपका कैंसिल, यूएम इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 2 म्यू जीरो। तो देखिए हमने एक फार्मूला निकाला, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द सोलेनोइड यूएम बार इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 2 म्यू जीरो। तो ये फार्मूला था जो आपको चल रहा था। तो कल मैंने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड का फार्मूला ये निकाले थे, यू इज इक्वल टू 1/2 एल आई जीरो स्क्वायर, और इसी फार्मूले को इंप्रूव करके हमने इस फॉर्म में लेकर के चले गए। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि डिराइव द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड, लेकिन वो फॉर्म नहीं दिया, या कभी कभी फॉर्म भी लिख देता है कि डिराइव द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड, तो आप ये फार्मूला डिराइव करेंगे। अगर सिंपली कह दिया कि डिराइव द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द सोलेनोइड, तो आप यहां पर आकर के ब्रेकअप कर देंगे। अगर उस पोटेंशियल एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में अगर आपसे पूछ रहा है तो तब आपको इतना वैल्यू और एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका आर्टिकल्स कंप्लीट होगा। बोलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर पहुंच रही है? यस सर। अच्छा, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो कोई सर। डाउट नहीं, ठीक है। तो चलिए तब हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल्स, यानी कॉइल का कॉम्बिनेशन। जैसे आप रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आपने स्टडी किया है, तो इन द सेम वे कॉइल्स आर आल्सो ज्वाइंट ईच अदर। देयर आर द टू टाइप्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। Combination of the coils। फर्स्ट स्टेप हम ले रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combinations. So B can take two coils. B can take two coils of inductance L1 and L2, join in the series combinations.
You know that series combination means the coils are joined end to end, then the combination is said to be the series combination. So this is the series combination of two coils whose inductance is the L1 and L2. आपको मालूम होना चाहिए कि अगर यहां से हम करंट इसमें फ्लो करा दे तो ये बोथ इंडक्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा बिकॉज inductance are joined in the series combination, but its potential difference are different. Or in other words, you can also say that due to flow of electric current, the induced EMF is generated in the coil, but that EMF are not equal because the inductance are joined in the series combination. So we suppose that the inductance of first coil is induced EMF of first coil is E1 and the induced EMF of second coil is E2. तो नेट ईएमएफ क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट ईएमएफ? नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E is equal to E1 plus E2, E1 plus E2. And according to Faraday law of the electromagnetic induction, you know that the value of E is equal to minus L di upon dt. आपने ये फार्मूला स्टडी किया है, तो ये है इसका वैल्यू और ये क्या है? तो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. तो यहां पर यल क्या होगा? तो नेट आपका जो होगा इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशंस. E1 की जगह वैल्यू लिखेंगे माइनस L1 di अपॉन dt. E2 की जगह वैल्यू आप लिखेंगे L2 अपॉन di अपॉन dt. क्वेश्चन एराइजेज होता है कि सब में हमने di अपॉन dt ही लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब करंट सेम फ्लो होता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोथ इंडक्टेंस में आपका सेम होगा. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नेट ईएमएफ का वैल्यू हो गया माइनस L di बाई dt. फर्स्ट इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया माइनस L1 di बाई dt. सेकेंड का हो गया आपका माइनस L2 अपॉन di बाई dt. ये di बाई dt सब में से कैंसिल हो गया, डिवाइड बोथ साइड. साथ ही साथ माइनस से भी हम डिवाइड कर दें तो ये माइनस प्लस में होगा, तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2. तो क्या आपने देखा कि when the two coils are combined in the series combination, then net inductance is equal to sum of the inductance of the individual inductance. It means L is equal to L1 plus L2. More than two inductance, then you can get this type of the formula, L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4 so on. तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल्स. सेकेंड स्टेप हम ले रहे हैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशंस. इन पैरेलल combinations. In parallel combinations. We can take two inductor of inductance L1 and L2 joined in the parallel combination. It means this figure is show the inductance are joined in the parallel combination, and in parallel combination we flow the electric current from the source I. When the current I flow from this point, then the current are split up into the two parts. यानी ये करंट आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सपोज दैट इस इंडक्टर में आपका करंट I1 एंड इस इंडक्टर में करंट I2 फ्लो कर रहा है. I1 I2 both current are joined to this point and becomes 2I and flow into the circuit. यहां से आपका निकल जाता है. आपने स्टडी किया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी ऑपरेटर साइड होते हैं उन सब का जो है
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ठीक इंडक्टर यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ इस इंडक्टर में प्रोड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इज आल्सो प्रोड्यूस इन द सेकेंड इंडक्टर, यानी इंड्यूस ईएमएफ बोथ इंडक्टर में सेम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बोथ इंडक्टर आर ज्वाइंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो आपने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, यू कैन सी दैट करंट I is split up into the two parts, so I is equal to I1 plus I2, I is equal to I1 plus I2. Differentiate with respect to T both side. Differentiate with respect to T both side. Then this is the di upon dt and di1 upon dt plus di2 upon dt. ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसका। अब आपने स्टडी किया है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने स्टडी किया है कि E इज इक्वल टू, यानी इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी ये फार्मूला आपने स्टडी किया है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो याद रखिए यहां से अगर डी आई बाई डी टी का वैल्यू हम फाइंड आउट करें, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एल। अब आइए, तो ये हमने नेट के लिए निकाला डी आई बाई डी टी, यानी यहाँ पर आई जो है नेट करंट है, टोटल करंट है, तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी जो है टोटल को शो कर रहा है, यानी नेट को शो कर रहा है, टोटल। उसी तरह से फर्स्ट इंडक्टर के लिए इस फार्मूले को स्टडी करेंगे आप, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं E1, या लेकिन E1 आई इज इक्वल टू माइनस एल की जगह L1, और फर्स्ट इंडक्टर में करंट I1 जा रहा है तो डी I1 बाई डी टी, ये फर्स्ट इंडक्टर के लिए मैंने लिखा। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे इंडक्टर L1 हो चाहे L2 हो, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो इसका नेट ईएमएफ सेम होगा, यानी E इज इक्वल टू माइनस L1 डी आई बाई डी टी ही होगा। यहां से वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई बाई L1। अब इस इंडक्टर L2 के लिए सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस L2 डी आई टू बाई डी टी। यहां से सॉल्व करने पर आपका वैल्यू मिलेगा डी आई टू अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस ई अपान L2। अब इस डी आई बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी एंड डी आई टू बाई डी टी को इसमें ला करके आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट हम सपोज कर लेना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर इन वैल्यू को पुट करते हैं तो डी आई बाई डी टी की जगह लिखेंगे माइनस ई बाई एल, इसके जगह लिखेंगे वैल्यू माइनस ई बाई L1, एंड डी आई टू बाई डी टी की जगह लिखेंगे आप माइनस ई बाई L2, एंड डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस ई। माइनस ई से बोथ साइड आप डिवाइड कर दीजिए। जब माइनस ई से डिवाइड करेंगे तो माइनस ई बोथ साइड कैंसिल होगा, तो वैल्यू आएगा 1 अपान एल इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अब ये हेलो, यस सर, कोई डाउट? यस सर, यस सर। अब ये चैप्टर जो था आपका, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आप लोग स्टडी कर रहे थे, वो चैप्टर आपका डी एंड होता है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, एक बार लेंज लॉ के बारे में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करें। लेंज लॉ आपको मैंने बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आर इंड्यूस करंट in the circuit in such a way that, या in a coil, the direction of induced EMF or induced current in a coil in such a way that it opposed to that cause by itself produce। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कॉइल में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस करंट की वजह से उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है।
साथ ही साथ इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस करंट जो है, जिस करंट के वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये उसी का क्या करता है, अपोज करता है। जैसे आपको माइकल फैराडे ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो माइकल फैराडे ने बताया था कि जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लाते हैं, इस तरीके से अगर ये कॉइल हो गया, अगर मैग्नेट के हम नॉर्थ पोल को हम लाते हैं, सपोज कर लीजिए, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, उस करंट के वजह से जब ये कॉइल मैग्नेट बनता है, तो मैग्नेट बनने पर ये नॉर्थ पोल बन जाता है। तो अब बताइए कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ला रहे हैं, और इस नॉर्थ पोल को लाने की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट क्यों फ्लो हुआ, किसके वजह से फ्लो हुआ? इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाने की वजह से हुआ। और जब हम नॉर्थ पोल को इसके नियर लाते हैं, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होकर के ये मैग्नेट बन जाता है आपका कॉइल। और जब मैग्नेट बनता है, तो ये नॉर्थ पोल बनता है, और नॉर्थ पोल बन करके इसी का अपोज कर रहा है। तो ये अपोजिशन, ये डायरेक्शन ऑफ अपोजिशन या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में लेंज ने बताया। तो ये इंड्यूस करंट जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये उसी का क्या करता है, अपोज करता है। कि जब नजदीक ले जाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होकर के नॉर्थ पोल बन करके इसका अपोज करता है। जब इसको दूर ले जाने लगते हैं हम, जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं, तो अपने आप करंट का डायरेक्शन चेंज होकर के क्लॉकवाइज होकर के ये साउथ पोल बन जाता है। तो हम नॉर्थ पोल को अवे कर रहे हैं, और करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन करके इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि जैसे ही करंट क्लॉकवाइज बनेगा, अब ये साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ पोल बन करके इस मैग्नेट के मोशन का क्या करना शुरू कर दिया, अपोज कर दिया। तो रियली दैट अपोजिशंस ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल इज कॉल्ड द लेंज लॉ। यही लेंज लॉ ने बताया था। तो एक बार फिर सुनिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए कॉइल इन सच ए वे दैट इट अपोज टू दैट काज बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड द लेंज लॉ। ओके? यस सर। सर इसका यूज कुछ है सर? क्या चीज? यूज, लेंज लॉ का सर यूज। लेंज लॉ का जो यूज आप पूछ रहे हैं, तो लेंज लॉ का यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। लेंज लॉ का यूज यही ना है कि हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन हम उसी पर बेस निकालेंगे। और साथ ही साथ लेंज लॉ के अंतर्गत ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने स्टडी किया होगा कि हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ला रहे हैं, सपोज कर लीजिए, हम नॉर्थ पोल को जब इस कॉइल के नजदीक ला रहे हैं, तो ये आपका इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होकर के इसका अपोज कर रही है। तो इस अपोजिशन के अगेंस्ट इस मैग्नेट को मूव कराने में हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। और जो वर्क करते हैं, वो वर्क एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है? कंजर्व हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ आपका कि लेंज लॉ जो है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी क्या कर रहा है? शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसका अपोजिशन होगा, हम इसको नियर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो हम वर्क करेंगे, और जो वर्क करेंगे तो वो वर्क एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा। And you know that energy can neither be created nor be destroyed. So in this way, Lenz law is also known as the law of conservation of energy. ठीक इसमें आ जाओ, जब हम इसको यहाँ से अवे करना की कोशिश कर रहे हैं, तो तब ये साउथ पोल बन करके इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताओ कि इस अट्रैक्शन के अपोजिट हमको क्या करना पड़ेगा? इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अवे कराने में वर्क करना पड़ेगा। वर्क। तो जो वर्क करेंगे वो वर्क जाएगा का? वर्क डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं। एनर्जी। तो जब वर्क डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो दैट वर्क कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। सो कैन यू से दैट लेंज लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? हेलो? यस सर। ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टडी करें, न्यू चैप्टर्स है आपका अल्टरनेटिंग करेंट। सर न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे? न्यूमेरिकल आपको बीच बीच में कराए थे, और आप कुछ करिएगा न्यूमेरिकल्स, जो डाउट होगा, नहीं तो बुक लाएंगे तो कराएंगे आपको तब। ठीक है? अगर बुक, हाँ बुक ले, अब न्यूमेरिकल के लिए बुक रखना पड़ेगा ना, बुक लाना पड़ेगा।
क्योंकि न्यूमेरिकल अपने मन से हम बहुत ज्यादा तो बना नहीं सकते हैं। बीच बीच में जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स होता था वो मैंने आपको कराया है बीच में। अब स्पेशली न्यूमेरिकल्स बेस न्यूमेरिकल आप इस बेस पर अपने डायरेक्शन वाला हाँ लेंज लापे सर बेस न्यूमेरिकल। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पर आपको हम लेंज लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हल करा के देंगे। आपको कुछ आपको मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर में आपको न्यूमेरिकल्स हल करा देंगे। तो अब उसके लिए नेक्स्ट टर्म पे बुक लाएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स ले आएंगे तो सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इस समय हम बुक नहीं लाए हैं, एनसीईआरटी नहीं लिए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपको हम नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे। तब तक हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एसी जनरेटर दिया हुआ है इसमें सर, वो डिलीट है क्या टॉपिक? एसी जनरेटर। अच्छा अच्छा, सिलेबस में है। अब ये है कि हम देख लेते हैं, अगर डिलीट होगा, अगर सिलेबस से जो 30% आउट कर दिया है, अगर उसमें आउट कर दिया है तब तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बाद में नॉलेज के लिए आप स्टडी कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर वो होगा तो फिर आपको हम जो है उसको बताएंगे। ठीक है, तो वैसे आप भी देख सकते हैं कि सिलेबस में है या नहीं है। वैसे जो एसी जनरेटर की जो बात कर रहे हैं आप, तो एसी जनरेटर है क्या? जनरेटर इज ए सिस्टम विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर यही है क्या? जनरेट मतलब होता है प्रोडक्शन। तो जनरेटर बना है किस मेथड पर? तो जनरेटर इज मेड ऑन द माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट। माइकल फैराडे ने क्या बताया कि व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देन इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल, this phenomena is called the electromagnetic induction and generator is based on the principle of the electromagnetic induction. हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेरिवेशंस करें तो याद रखिए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेरिवेशंस करेंगे तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है। हम ये डेरिवेशन करेंगे तो आपको यही दिखाएंगे E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जहां पर E0 जो होगा मैक्सिमम आपका मैक्सिमम इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, और E क्या है? तो एट एनी इंस्टेंट इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओमेगा क्या है? तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। उस कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रोटेट करा रहे हैं। अब ये सिलेबस में होगा, देखिए यहां से हम एक कॉइल लेते हैं। चलिए, ये हमने एक कॉइल ले लिया, देखिए आप ध्यान से, ये कॉइल हो गया, ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये हो गया आपका एक्सिस। क्या हो गया? एक्सिस। अब आप बताइए कि ये आपका जो है, ये आपका जो हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रही है। तो अब कॉइल रोटेट कब करेगी? बोलिए, कॉइल का रोटेशन होगा तो कॉइल का करना होगा तब करेगी। हाँ, तो कॉइल का रोटेशन का मतलब कि इस हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब कि आपने देखा होगा कि जनरेटर के अंदर हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो पेट्रोल या डीजल क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है? नहीं, पेट्रोल या डीजल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी है। वो आपका पेट्रोल या डीजल जो है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में होता है, और वही मैकेनिकल एनर्जी इस कॉइल को क्या करता है, रोटेट कराता है। और जब कॉइल रोटेट करता है तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास करती है उसमें चेंजिंग होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रही है कुछ आप लोग को हम क्या कह रहे हैं? हमने क्या कहा कि नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है? चलो, ABCD इज ए कॉइल। सपोज कर लो आप, ABCD इज ए कॉइल प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब किसी टाइम की बात कर रहे हैं। एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। बोलो, सही है ये फार्मूला? फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, जो आपको बताया जा चुका है, जनरल फार्मूला है।
Yes. आपने पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जो ये कॉइल रोटेट कर रही है। तो आप बताओ कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपान, नहीं सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपान टी। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आप बताइए कि फाई इज इक्वल टू बी ए और कास, और थीटा की जगह यू कैन राइट ओमेगा टी। Omega t. जहां स्टेप आपको समझ नहीं आएगा आप ऑब्स्टेकल करना, बोलना आप स्टेप। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कास, हमने ओमेगा टी तो निकाल दिया। इसका डिफरेंशिएट आप कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी फाई बाई डी टी। एंड इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो बी ए कास ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो ओमेगा होगा। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी Sin omega. टी। और आपने स्टडी किया है कि डी फाई बाई डी टी को आप क्या कह सकते हो, या इसी माइनस को इधर आप लेकर के चले आइए। डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड डी फाई बाई डी टी इज कॉल्ड द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टडी किया है। तो डी फाई माइनस डी फाई बाई डी टी ही क्या है आपका इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और ई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आइए इसमें हम कंडीशंस यूज कर दे। कंडीशंस कि साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। अगर साइन ओमेगा टी की जगह वैल्यू हम 1 रख दे तो इसका मतलब कि इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा, साइन ओमेगा टी की जगह 1 हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू का हमने सिंबल E यूज कर दिया। अब इस E0 के वैल्यू को इस इक्वेशन में फार्मूले में ले जाके आप पुट कर दो, इस फार्मूले में। तो ये फार्मूला बनेगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्या देखा आपने कि जो हम एसी जनरेटर के अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेते हैं, जिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो प्रोड्यूस होता है उसको हम इस फार्मूले से निकालते हैं, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ये थ्योरी था आपका एसी जनरेटर का। तो जनरेटर क्या है, तो जनरेटर इज ए सिस्टम विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होगा। टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट बी produce the induced electromotive force, and due to induced electromotive force the current is generate, that current is called the induced electric current। तो इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वजह से आपका जनरेटर में करंट प्रोड्यूस होता है जो वोल्टेज का काम करता है। और याद रखिए जो अल्टरनेटिंग चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर आगे चल करके इसी को हम कहेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या कहेंगे इसको, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहेंगे। कैसे, आप यहीं पर इसको देख लीजिए। हेलो, Yes, sir. कुछ समझ में आया है स्टेप? यस सर। अच्छा देखिए, अब इस फार्मूले को थोड़ा सा इंक्रीज हम कर रहे हैं आपको आगे। आप बताइए, इस फार्मूले पर हम चल रहे हैं। नोट, आप बताइए कि साइन ओमेगा टी का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। ओमेगा टी का मतलब कि थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 लेंगे तो ई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब दूसरे बार यहां से आप इस तरह से इसको हल करिए। फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं थीटा बराबर 0। थीटा मतलब कि ओमेगा टी, ओमेगा टी अभी ने बताया आपको, तो ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। तो हम मान लेते हैं कि कॉइल जो है यानी आपका जो रोटेशन कर रही है उस समय मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का डायरेक्शन दोनों दोनों क्या है आपका, थीटा इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो
थीटा इज इक्वल टू 0। बाय दिस फार्मूला यू कैन गेट इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तो ई का वैल्यू E0। थर्ड कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तब आपका ई का वैल्यू आपका 0। फोर्थ में आ जाइए, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री देन ई इज इक्वल टू माइनस E0। अब आप थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री तब ई का वैल्यू जो होगा E0 होगा। क्या इससे कंडीशंस मिला? कंडीशन से यही मिलता है कि 0 से लेकर के 360 के बीच का मतलब हो गया कि कॉइल एक कंप्लीट रोटेशन कर ली। और जब कॉइल एक कंप्लीट रोटेशन कर रही है तो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 से मैक्सिमा, 0 से मैक्सिमा और फिर मैक्सिमा से मिनिमा और फिर मिनिमा से मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा से मिनिमा। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम इसको कर दे, इसका हम ग्राफ पर इसको डिनोट कर दे, ये हो गया। और ये टाइम एक्स टाइम के बीच में लेते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ आपका इस रूप में आपको मिलेगा। देखिए ये आपका मैक्सिमा वैल्यू, ये मैक्सिमा वैल्यू है। फिर यहाँ पर देखिए मिनिमा, तो 0 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 हो गया और ये 360 डिग्री हो गया। मिलाइए 0, 90, 180 और ये होगा 270। तो देखिए इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 से मैक्सिमा पहुंचा और मैक्सिमा से मिनिमा फॉर हाफ साइकिल के लिए, और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिनिमा से मैक्सिमा और मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ मूव कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो जनरेटर के अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड ही नहीं चेंज होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस इन द जनरेटर दैट इज कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, continuous change with respect to the time, then that induced electromotive force is called the alternating induced electromotive force, and that induce alternating voltage is also called the alternating voltage। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो जनरेटर के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के विथ रेस्पेक्ट में चेंज होता रहता है, इसलिए हम इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर के अंदर हम यही फार्मूला स्टार्ट करेंगे और इसी फार्मूले पर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने अभी देखा कि जनरेटर क्या है, तो जनरेटर इज ए सिस्टम which convert mechanical energy to the electrical energy. There are two types of the generator, AC generator and DC generator. दो जनरेटर होता है, AC generator and DC generator. But in your syllabus only alternating generator is given in your syllabus. If by the way अगर syllabus में होगा तो AC generator होगा, DC नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइकल फैराडे पर जो जनरेटर बना है वो अल्टरनेटिंग जनरेटर आपका है। तो अल्टरनेटिंग जनरेटर that is based on the Michael Faraday experiment, जिसके अंतर्गत जो थ्योरी यूज किया जाता है वो थ्योरी मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया कि E बराबर E0 sin ओमेगा टी। ये थ्योरी है, जो थ्योरी आपका जनरेटर के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो उस थ्योरी के अंतर्गत हमने इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला डिराइव किया E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, और इस फार्मूले को मैंने कंडीशन के अंतर्गत दिखा दिया कि जब वो कॉइल जब एक कंप्लीट रोटेशन कर जाएगी तो अल्टरनेटिंग जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हाफ साइकिल, इसको हाफ साइकिल कहेंगे, 0 से मैक्सिमा और मैक्सिमा से मिनिमा, बट नेक्स्ट हाफ साइकिल दैट इज इंक्रीज फ्रॉम मिनिमा से मैक्सिमा, मैक्सिमा से मिनिमा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या आपको निष्कर्ष निकलता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस इन द जनरेटर इन ए कॉइल that is continuous change with respect to the time, so that induced electromotive force is called the alternating voltage, and due to alternating voltage the current is produced is called the alternating current। ये था हमारा स्टेप और इसी पर हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा अल्टरनेटिंग करंट। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल नहीं बताएंगे किसका? एसी जनरेटर का, एसी जनरेटर का। अच्छा ये बताइए, कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम एक आर्मेचर लेते हैं, ABCD जो मैंने फिगर बनाया था वो एक आर्मेचर हो गया। यस सर।